चलिए तो क्लास दोबारा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण क्लास बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, इसके लिए सॉरी फॉर डैट। चलिए तो हम यहाँ पर किस तरह चार्ज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको समझ चुके हैं। आगे चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर आर some basic properties. First one is conservation of charge, second is quantization of charge, and third is additive nature of charge. तो जो आवेश है उसके कुछ मूलभूत गुण होते हैं। यहाँ पर हम 3 मूलभूत गुणों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है आवेश का संरक्षण। तो क्या होता है आवेश का संरक्षण? संरक्षण या कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो किसी भी सिस्टम का चार्ज है वो कंजर्व्ड रहने वाला है। ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं आवेश का संरक्षण। जैसे हमने देखा था कि एक छड़ थी कांच की, दूसरा कपड़ा था रेशम का। अब इन दोनों को रब कराते थे, इन दोनों को घर्षण कराते थे तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता था और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता था। अब ये एक सिस्टम है, मान लीजिए हमने इनका फ्रिक्शन नहीं कराया तो चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज 0 एंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ इज 0। द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0। यानी इस सिस्टम का जो कुल आवेश है वो 0 है। लेकिन जब हमें इनने रफ करा दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सपोज करिए जो ग्लास रॉड है उस पर +3 पॉजिटिव चार्ज आया, जो सिल्क क्लॉथ है उस पर -3 नेगेटिव चार्ज आया। मीन्स टोटल चार्ज अभी भी क्या है? 0 है। तो चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण। यानी कि जो टोटल चार्ज है समेशन की, वो कैसा रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, यह एक सार्वत्रिक नियम है, यानी ये नियम सभी जगह पर एप्लीकेबल होता है। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो एक साइंटिस्ट थे मिलिकॉन, उन्होंने ये बोला कि जो चार्ज होता है वो एक न्यूनतम वैल्यू का एक पूर्ण गुणज होता है। यानी एक न्यूनतम वैल्यू होती है चार्ज की, उसमें अगर हम किसी नंबर से इंटू कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? चार्ज मिल जाता है। यहाँ पर n एक इंटीजर होता है, एक पूर्णांक होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। यहाँ पर E को बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या मिनिमम चार्ज भी बोलते हैं। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 4.8 × 10⁻−10 स्थित कूलम और 1.6 × 10⁻−20 एब कूलम। इसके बाद है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज में हमेशा जोड़ने की प्रवृत्ति होती है। हमें जितने भी चार्ज दिए होंगे उन सभी का हम एडिशन कर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम साइन लगाकर उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अभी हमने समझा था कि दो जो चार्ज होते हैं उनके बीच फोर्स अप्लाई होता है, और जो फोर्स है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे ये दो चार्ज हैं, पहला ये चार्ज है Q1, दूसरा ये चार्ज है Q2। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस है R, और इनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F। तो कूलाम के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है उसके इन्वर्स, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा ए। तो इस तरह कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने स्मॉल के का यूज़ किया है, आप चाहें तो ए का यूज़ कर सकते हैं। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम किसी माध्यम में लिखते हैं। जब हम इसको SI सिस्टम में लिखें तो SI सिस्टम में वायु या निर्वात में जो स्मॉल के की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो F इक्वल्स टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इसको मीडियम में लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर एप्सिलॉन आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या मिल जाता है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर वायु की विद्युतशीलता है और के यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये सब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी तो F इक्वल्स टू हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी को हम CGS पद्धति में लिखते तो CGS पद्धति में वायु या निर्वात में के की वैल्यू 1 होती है तो F इक्वल्स टू आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और किसी मीडियम में लेते तो के स्मॉल के की वैल्यू 1/k होती है तो F इक्वल्स टू आता 1/k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलाम का लॉ है। कूलाम के लॉ से हम यूनिट चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वॉल्यूम, वैक्यूम और एयर। और के यहाँ पर परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट के संबंध में कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका SI यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको निकाल के बता देता हूँ। तो निकाल के देखते हैं इसको हम। जैसा कि हमें पता है F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बनाना है तो एप्सिलॉन 0 इस साइड चला गया और F इस साइड आ गया, यानी क्या आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो Q1 का भी कूलाम होगा और Q2 का भी कूलाम होगा। कूलाम और इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा। F का यूनिट होता है न्यूटन और R का यूनिट होता है मीटर। इस पर स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इसका यूनिट क्या बनेगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम को चाहे तो हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर तो इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 लिख सकते हैं, इंटू में क्या है मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो किलोग्राम -1, नीचे था मीटर क्यू तो ये ऊपर गया तो मीटर -3। अब ऊपर था एम्पियर इंटू सेकेंड और नीचे था सेकेंड -2, सेकेंड -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सेकेंड 3 एम्पियर 1। तो ये इसका क्या हो जाता है
सॉरी सेकंड स्क्वायर था, तो सेकंड 4 एम्पियर 2, तो ये इसका क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डायमेंशनल फार्मूला m-1 L-3T4A2। यहाँ पर k जो है ये, या इसको हम एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं, ये कैसी है, डायमेंशनल लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। k की हमें कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर हम एयर के लिए, वायु के लिए k की वैल्यू लिखते हैं तो 1 होती है। अगर हम किसी मेटल के लिए k की वैल्यू लिखें तो वो इन्फिनिटी होती है। ये जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, तीसरे नियम का पालन करता है। ये एक सार्वत्रिक नियम नहीं है क्योंकि ये सब जगह पर लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम एटम में न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, ये मास पर डिपेंड नहीं है। चलिए, तो इस तरह हमने यहाँ पर कूलाम का नियम अच्छी तरह समझा। हम आगे का टॉपिक समझते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या थ्योरी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कूलाम का नियम जो है वो दो चार्ज के बीच में अप्लाई हो रहा है। अगर बहुत सारे चार्ज होते हैं तो वहाँ पर कूलाम का नियम अप्लाई नहीं हो पाता है। यानी एक सिस्टम में हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, कई बिंदु आवेशों द्वारा अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो आइए इसको भी समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे थे ये। तो जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इसके चारों ओर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। इस चार्ज को हम Q1 ले लेते हैं, बाकी चार्ज को हम Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 इस तरह से रिप्रेजेंट करते। तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, इनके बीच फोर्स लगेगा, इनके बीच फोर्स लगेगा, इनके बीच फोर्स लगेगा। यानी कि जो आसपास के सारे चार्ज हैं, ये सारे के सारे चार्ज क्या करेंगे, पहले वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जितना फोर्स ये सब अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स ये अकेला चार्ज भी इन सभी पर अप्लाई करेगा। तो इसने जो फोर्स अप्लाई करा अगर हम उसको F लिख लेते हैं, और इनने जो फोर्स अप्लाई की उसको हम F1, F2, F3 इस तरह से लिख लेते हैं। तो हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर सम कौन सा करेंगे, हम वेक्टर सम करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस पेज पर हमने दो टॉपिक समझ लिए, कूलाम का लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज होता है वो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। इस फील्ड में हम उस चार्ज की प्रेजेंटेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी उस चार्ज के इफ़ेक्ट को पता कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड होती है, इसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक चार्ज है, इस चार्ज ने ये एक फील्ड बनाई है। इस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रख दें, जैसे हमने एक दूसरे चार्ज की नोट को रखा, इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। तो इस चार्ज पर हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो जिस चार्ज के चारों ओर जहाँ तक भी हम फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे वो ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जिस हम चार्ज को रख रहे हैं, जिस टेस्टिंग चार्ज को रख रहे हैं, परीक्षण आवेश को रख रहे हैं, इनका जो रेशो होता है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहती है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, यानी ई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी and q is also a vector quantity, then e is a vector quantity। f बल है जो कि एक सदिश राशि है, q आवेश है जो कि एक अदिश राशि है। एक सदिश और एक अदिश से हमें एक सदिश राशि मिलेगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ऐसा यूनिट की बात की जाए तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम को हम और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2, और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड। तो इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने समझ लिया। चलिए अब हम विद्युत बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो चार्ज था वो अपने चारों ओर एक फील्ड बना रहा था, और इस फील्ड में हमने क्या किया था, एक टेस्टिंग चार्ज को रख दिया था। जो दोनों का रेशो था उसी को हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई इक्वल्स टू था एफ अपॉन क्यू नॉट। कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम एफ़ की वैल्यू रखें तो एफ़ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2। तो Q1 पहला चार्ज Q है, दूसरा Q2, तो Q2 की वैल्यू Q नॉट है अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में आ गया Q नॉट, तो यहाँ पे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ जो वैल्यू है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता चल जाती है, जो कि है ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट्स मोमेंट। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों Q हैं, बट दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। इनको हमने बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे रख दिया, बहुत कम दूरी पर रख दिया। इनके बीच की दूरी को हमने ले लिया 2a। तो इन दोनों में इस निकाय को, इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यानी कि जब दो चार्ज कैसे हों, इक्वल और अपोजिट हों, इनको एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख देते हैं, बहुत पास पास रख देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। अगर हम इनमें से किसी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इनका इनटू कर देते हैं, तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका यूनिट देखें तो चार्ज का यूनिट कूलाम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, यानी इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम इनटू मीटर। कूलाम का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80, और डिस्टेंस का L, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला मास नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 T1 A1। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये कैसी क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसका हमने SI यूनिट पढ़ा, कूलाम इनटू मीटर। इसी को एक और नाम बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिवाई। इसी को हमने डायमेंशनल फार्मूला भी पढ़ लिया।
इसका डायमेंशनल फार्मूला M0L1T1A1 और यहाँ पर हमें ये वैल्यू याद रखनी है। 1 डिवाई इक्वल्स टू होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, यानी कि डिवाई जो है वो एक छोटी यूनिट होती है। अगर हमसे पूछा जाए आदर्श द्विध्रुव का आकार क्या होता है, तो आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु आकार होता है, यानी उन दोनों के बीच की दूरी 0 होती है और जो चार्ज है वो कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। इसके बाद अगर हम विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को देखें तो इसकी 3 स्थितियाँ हैं। 12th स्टैंडर्ड में हम 2 स्थितियाँ पढ़ते हैं। पहली होती है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बोथ साइड ऑफ पोजीशन। तो इसमें तीव्रता निकालते हैं, तो ये तीव्रता के यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फाइनली अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला आता है E=1/4ε0K 2P/r³ और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला आता है E=1/4πε0P/r³। तो इनके अगर डेरिवेशन आपको डिटेल में समझने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आशुतेंद्र बड़ौनिया, इसको यूट्यूब पर सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं और इन दोनों के डिटेल में डेरिवेशन वहाँ पर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम शॉर्ट टाइप आंसर और ओटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए इनके डेरिवेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और अगर हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है, ये होता है E=P/4πε0r²√3 cos² θ +1। तो आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो हम अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अगला हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा, इन सब की गणना करनी है। इन सभी के भी डेरिवेशंस हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में इनको समझ लेते हैं। तो इसमें बोला गया एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जब हम विद्युत बल रेखाओं को एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पर बना लेते हैं तो इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर कुछ बल रेखाएं बनाई गई हैं जो परस्पर समांतर हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया। डायपोल को जैसे ही रखेंगे, डायपोल पर कहीं एक जगह नेगेटिव चार्ज होगा, कहीं दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा और ये विद्युत बल क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, यानी इसको मूवमेंट कराने की कोशिश करेगा, यानी इसमें क्या उत्पन्न कर देगा, आघूर्ण उत्पन्न कर देगा। तो बलयुग्म आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, τ=P/sin⁻, इसको हम τ=P×E भी लिख सकते हैं। घुमाने में किया गया कार्य देखें तो कार्य का जो फॉर्मूला है वो होता है W=P1 - cos θ और इसकी स्थितिज ऊर्जा देखें तो वो होती है -P cos θ, जिसे हम -P⁻E भी लिख सकते हैं। तो कार्य तो जब ये घूम रहा है तो इस कहीं ना कहीं होगा, तो इसको इसकी वर्तमान स्थिति यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में कार्य हो जाएगा। और जब हम इसको मानक स्थिति, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, वहाँ से इसकी प्रेजेंट स्थिति में लाते हैं तो इसको हम, इस दौरान जो वर्क होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, जैसे यहाँ से सपोज करिए बहुत सारी लाइंस यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या करा हमने, एक सरफेस को रख दिया, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी। इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जो इससे बाहर निकल जाएंगी तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इसमें जब आएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है तो स्वाभाविक है बहुत सारी लाइंस क्रॉस हो सकती हैं, तो फाई की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर इसका शेप बड़ा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। यानी फाई की जो वैल्यू है वो सरफेस पे और फील्ड पर डिपेंड होती है। तो आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पर फाई जो है ये हमने लिखा है E इंटू एस, यानी दो चीज़ों पर डिपेंड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड पर और S यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके सरफेस पर। अच्छा, इसके अलावा सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो बीच जो एंगल होता है उस पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर देखा जाए थीटा अगर जीरो है यानी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, तो यहाँ पर फाई इक्वल्स टू हो जाता है ई एस। और अगर थीटा 90 डिग्री है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो फाई इक्वल्स टू हो जाता है जीरो, जो कि मिनिमम वैल्यू है। इसको देखें तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर यहाँ पर हम ई का यूनिट देखें तो ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी को हम वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। और इसका जब आप डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं तो वो बनता है M1L3T-3A-1। तो अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि एक बंद परिपथ है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस सरफेस या उस पृष्ठ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। यानी कि फाई ई इक्वल्स टू होता है Q/एप्सिलॉन 0। इसी को चाहे तो हम ये इसके अदर फॉर्म है, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 कूलम आवेश में जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो होती है 1.13 × 10⁻11। इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं, जैसे अनंत लंबाई वाला एक चालक है तो उसके लिए तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 λ/r। एक समान आवेशित चादर के लिए देखें तो E = होता है σ/2ε0। समांतर रेखीय आवेशों के लिए देखें तो E = 2 के λ1/r1 + λ2/r2। बेलन के लिए देखें तो E = -λ2πε0 log ER + C। खोखले गोले के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो 0 होता है, जबकि ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अंदर होता है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह ये हमारे इस सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अच्छा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए थोड़ा
मोटिवेशन मिलता रहे। तो चैनल का नेम है आशुतेंद्र बड़ौनिया, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।